तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे चौहान राजवंश और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत पढ़े थे और हमने देखा था कि अनेक इतिहासकार है वो अपने अलग अलग मत है वो प्रस्तुत करते हैं और कोई चौहानों को सूर्यवंशी बताता है तो कोई चंद्रवंशी बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चौहानों का उत्पत्ति स्थल, यानी जो चौहान राजा हुए थे उन्होंने प्रारंभ में किस क्षेत्र पर शासन किया था उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस यानी उत्पत्ति स्थल पर चर्चा करने से पहले हम कल वाली क्लास का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे की क्लास है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, हमने कल पढ़ा था चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत अग्निकुंड का सिद्धांत, जो हमें चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में जो दुष्ट दानव व्यक्ति हैं वो आसपास के वो इस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए ऋषि वशिष्ठ क्या करते हैं, उन दुष्ट दानवों को नष्ट करने के लिए उस अग्निकुंड से 4 क्षत्रिय उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो इनमें से इस सिद्धांत के अनुसार चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न माना गया है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था ब्राह्मण, यानी कई इतिहासकार या फिर कई अभिलेखों में चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। जैसे बिजोलिया अभिलेख जो कि 1170 का है, सोमेश्वर के समय का, उसमें ब्राह्मण बताया गया है। इसके अलावा नियामत खान जो कवि जान के नाम से रचना लिखा करते थे, उनकी पुस्तक कायम खा रासों में भी उनको यानी चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। दशरथ शर्मा जिनकी पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें भी चौहानों को ब्राह्मण बताया गया था। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा वो भी चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं। और आज जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्या था लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न था कि द अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो दशरथ शर्मा, और उन्होंने चौहानों को ब्राह्मण बताया। ये क्वेश्चन आया था आज। इसके अलावा देखिएगा, हमने तीसरा पढ़ा था चंद्रवंशी, यानी कौन कौन है वो चंद्रवंशी बताते हैं चौहानों को। तो हांसी अभिलेख और अंचलेश्वर अभिलेख, 2 अभिलेख हैं जो चौहानों को चंद्रवंशी बताते हैं। इसके अलावा हमने सूर्यवंशी पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, पृथ्वीराज विजय जो कि चाणक्य है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है जो आज वर्तमान में अजमेर के राजपूताना अभिलेख यानी जो म्यूजियम है उसमें रखा गया है, उसमें यानी इन सारी में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इनको सूर्यवंशी बोलते हैं या कहते हैं, बताया है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि चौहानों को विदेशी कौन मानता है, तो चौहानों को विदेशी मानता है कर्नल जेम्स स्टोट, विलियम क्रूक और विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है, तो ये हमने कल वाली क्लास का जल्दी से रिवीजन कर लिया। आई थिंक 2-2.5 मिनट लगी होंगी। अब हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश का उत्पत्ति स्थल, यानी चौहान राजाओं ने प्रारंभ में किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऐसा माना जाता है कि जो चौहान राजा हुए हैं उन्होंने पुष्कर से लेके अनंत प्रदेश तक, अनंत प्रदेश का जो क्षेत्र है इस पर शासन किया था। अब ये पुष्कर तो आप सभी जानते हैं कहाँ पे, अजमेर में, वर्तमान अजमेर वाला एरिया। अब अनंत प्रदेश तो ये सीकर वाला एरिया का नाम हुआ करता था प्राचीन में, आज का सीकर आप समझ लें। ठीक है, यानी सीकर से लेके अजमेर या पुष्कर से लेके अनंत प्रदेश तक ये जो चौहान राजा हुए हैं वो प्रारंभ में शासन किया करते थे। अब आपसे पूछे कि इस क्षेत्र के मध्य एग्जैक्ट कौन सा स्थान है जहाँ पे ये शासन किया करते थे या फिर इनकी राजधानी वगैरह कुछ हुआ करती थी, तो यहाँ पे नाम आता है सपादलक्स का। ठीक है, अब सपादलक्स यानी वर्तमान में जो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में सपादलक्स नाम से जाना जाता था, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अब सपादलक्स देखिए, इस क्षेत्र का नाम सपादलक्स क्यों पड़ा, तो सपाद का अर्थ होता है सवा और लक्स का मतलब लाख, तो 1.25 लाख। अब 1.25 लाख ये नाम क्यों पड़ा, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो चौहानों का जो ये क्षेत्र था यहाँ की जनसंख्या 1.25 लाख रही होगी, इस कारण इस क्षेत्र का नाम सपादलक्स पड़ा। या फिर चौहानों ने जो इस क्षेत्र पे शासन किया था तो उनका जो क्षेत्र था वो 1.25 लाख बीघा भूमि रही होगी, इस कारण इन्होंने इस क्षेत्र का नाम सपादलक्स रखा होगा। या फिर इस क्षेत्र से जो होने वाली इनकम है, आय है, वो 1.25 लाख रही होगी, इस कारण इस क्षेत्र का नाम सपादलक्स होगा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। अब देखिए सपादलक्स ये जो उनका एग्जैक्ट जो प्रारंभिक स्थल था जहाँ पे ये शासन किया करते थे। अब इस क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी, तो आई क्षेत्रपुर, आई क्षेत्रपुर जो वर्तमान में नागौर, ये सपादलक्स की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। सपादलक्स की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, आई क्षेत्रपुर। और जब हम महाभारत यानी में जाते हैं
तो हम पढ़ते हैं कि ये आई छत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। जांगल प्रदेश यानी बीकानेर और जो जोधपुर का उत्तरी भाग, ठीक है, इस क्षेत्र की राजधानी, यानी इस क्षेत्र को हम प्राचीन काल में, महाभारत काल में क्या बोलते थे, जांगल प्रदेश, और इसकी राजधानी आई छत्रपुर हुआ करती थी। और इसके अलावा चौहान जो राजा है जिन्होंने स्पादलक्ष पे शासन किया था, उनकी राजधानी भी आई छत्रपुर वर्तमान नागौर हुआ करती थी। बाद में कहते हैं कि इनकी राजधानी है वो शाकंभरी हो गई थी, ठीक है, शाकंभरी सांबर, ठीक है, तो यानी जयपुर वाला एरिया हो गई थी इनकी राजधानी। अब इस कारण यानी शाकंभरी राजधानी होने के कारण जो चौहान राजा हुए उनकी उपाधि भी मिलती है, जैसे शाकंभरीश्वर, शाकंभरीश्वर, ठीक है। इसके अलावा सम्भरी राज, ऐसी उपाधियां भी इनकी मिलती है। तो आपको याद रह जाएगा चौहानों का जो उत्पत्ति स्थल है वो पुष्कर से लेके अनंत प्रदेश के मध्य हुआ करता था। एग्जैक्ट आपसे पूछे तो स्पादलक्ष जिसकी राजधानी आई छत्रपुर हुआ करती थी, जो वर्तमान में नागौर है। उसके बाद में इसकी राजधानी शाकंभरी हुई। स्पादलक्ष यानी जो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है वो स्पादलक्ष हुआ करता था। और स्पादलक्ष इनका जो प्रारंभिक शासन क्षेत्र था, इस कारण जो चौहान राजा हुए हैं उनकी उपाधि में शाकंभरीश्वर और सम्भरी राज मिलती है, ठीक है। ये हमने उत्पत्ति से संबंधित बातें हमने की। चौहानों का उत्पत्ति स्थल कौन सा था, इस पर मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। अब हम देखते हैं चौहान राजाओं के बारे में। चौहान राजाओं के बारे में पढ़ने से पहले हम बिजोलिया अभिलेख पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिजोलिया अभिलेख जब हम पढ़ेंगे उसमें चौहानों के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती हैं, ठीक है। तो बिजोलिया अभिलेख हम पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जब हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम बिजोलिया अभिलेख से बहुत सारी चीज़ें वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। बिजोलिया आप सभी जानते हैं, भीलवाड़ा में एक जगह, और यहाँ से एक अभिलेख मिला है जो कब का है, 1170 ईस्वी का, और किसके समय का, सोमेश्वर के समय का। सोमेश्वर कौन, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी थे, सोमेश्वर। इनके समय का 1170 का एक अभिलेख है जो संस्कृत भाषा का है, और ये कहते हैं कि बिजोलिया में कोई पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ यानी जैन मंदिर है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, उत्कीर्ण किया गया है। अब इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है गुणभद्र, ठीक है। और इसके जो उत्कीर्ण करता है, इनग्रेवर हैं, वो आपके वो है कौन होंगे, गुणभद्र, और इनके जो रचयिता है वो गोविंद, उत्कीर्ण करता है गोविंद, ठीक है। कई बार दिमाग से नाम निकल जाते हैं, तो याद रखिएगा, रचयिता गुणभद्र, उत्कीर्ण करता कौन है, इनग्रेवर कौन है, तो गोविंद। और इसके अलावा इसकी जो भाषा की बात करें, भाषा है वो संस्कृत। अब इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, तो इससे क्या जानकारी मिलती है, चौहानों की वंशावली मिलती है, ठीक है, चौहानों की वंशावली मिलती है। इसके अलावा क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें ये जानकारी मिलती है कि चौहानों में एक राजा हुए हैं वासुदेव, उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा और जानकारी, तो कहते हैं कि जो चौहान राजा हुए हैं विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने दिल्ली पर विजय करी, दिल्ली पर विजय या दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विग्रहराज चतुर्थ जो हम पढ़ेंगे आगे चौहान राजाओं में, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया, और चौहानों की वंशावली हमें मिलती है बिजोलिया अभिलेख से। इसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है, इस अभिलेख से हमें जो राजस्थान के नगर हैं उनके प्राचीन नाम मिलते हैं। जैसे प्राचीन नाम कैसे, जैसे आप देखेंगे जालोर, जालोर का प्राचीन नाम मिलता है जाबालीपुर, ये किस अभिलेख में मिलते हैं, तो इस बिजोलिया अभिलेख से। इसके अलावा जैसे बात करें आई छत्रपुर, ये नागौर का अभी हमने बात की थी। इसके अलावा जैसे भीनमाल है, जालोर में पड़ता है, इसका नाम हमें मिलता है श्रीमाल। इस प्रकार के नाम मिलते हैं, ठीक है, इस अभिलेख से। इसके अलावा जो ऊपरमाल यानी जो बिजोलिया से लेके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का मध्य का जो पठारी क्षेत्र है उसको हम ऊपरमाल बोलते हैं, उसका नाम यानी आज हम जिसे ऊपरमाल बोलते हैं इसका नाम हमें उत्तमाद्री मिलते हैं, उत्तमाद्री, ठीक है। ये भी इस प्रकार प्राचीन
नाम मिलते हैं, राजस्थान के नगरों या जो प्राचीन क्षेत्र हैं उनके नाम मिलते हैं बिजोलिया अभिलेख से। इसके अलावा एक रोचक सी जानकारी इस अभिलेख से हमें मिलती है कि जो चौहान राजाओं या राजाओं के द्वारा जो किसी मंदिर निर्माण के लिए जो गांव दान में दिया जाता था या भूमि अनुदान दिया जाता था, वो उसको बोलते थे ढोली, ढोली, ठीक है, यानी ढोली, ढोली, ठीक है। ये क्या था, यानी भूमि अनुदान किसके लिए, यानी राजाओं द्वारा मंदिर निर्माण के लिए जो गांव या जो भूमि दान में दिया या दी जाती थी उसको बोलते थे ढोली, ठीक है। तो ये जानकारियाँ बहुत सारी मिलती है। एक बार फिर से रिपीट में आपको कर देता हूँ। बिजोलिया अभिलेख जो कि 1170 सोमेश्वर के समय का है। इसमें जानकारी क्या मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है कि चौहानों की वंशावली, और चौहानों में वासुदेव नाम के राजा हुए, उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। एक राजा और हुए विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यानी दिल्ली को कैप्चर कर लिया। इसके अलावा और क्या मिलती है जानकारी, और जानकारी मिलती है कि इसमें प्राचीन राजस्थान के नगरों के नाम मिलते हैं, जैसे जालौर का जावालीपुर मिलता है, नागौर का आई छत्रपुर मिलता है, और भीनमाल का श्रीमाल मिलता है, और ऊपरमाल का जो पठारी क्षेत्र है उसका उत्तमाद्री नाम मिलता है, ठीक है। और कहते हैं कि इस बिजोलिया का नाम भी विज्यावली नाम होगा, और ये कहता है टोड के अनुसार इस बिजोलिया का नाम विज्यावली रहा होगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये आपका अभिलेख था। और इसके अलावा जो ढोली मैंने आपको बताया, ये भूमि अनुदान यानी मंदिरों के निर्माण के लिए जो भूमि अनुदान दिया जाता था उसको ढोली बोला जाता था। और ये पार्श्वनाथ में मंदिर है बिजोलिया भीलवाड़ा में, वहाँ पे ये लगा हुआ है, और इसके रचयिता गुणभद्र हैं, और उत्कीर्णकर्ता यानी इनग्रेवर कौन है, गोविंद। तो इतनी बातें बिजोलिया अभिलेख के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख से भी। तो विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख देख लेते हैं। चतुर्थ का अभिलेख, यह अभिलेख कहते हैं कि हम आगे बात करेंगे। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत कठावर्ण नामक पाठशाला या स्कूल का निर्माण करवाया था, और वहाँ पे उन्होंने जब कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया तो उसमें सरस्वती माता की मूर्ति लगवा के वहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है वो भी बनवाया था, और वहाँ पे उन्होंने अभिलेख लिखवाया था, जो वर्तमान में कहाँ पे रखा हुआ है, अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में, ठीक है। ये अभिलेख वर्तमान में जो अजमेर का जो राजस्थान का पहला म्यूजियम है राजपूताना म्यूजियम, उसमें ये रखा हुआ है। कौन सा अभिलेख, विग्रहराज का, जो विग्रहराज चतुर्थ है उसका अभिलेख, ठीक है। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो कल हमने बात की थी, यह अभिलेख चौहानों को सूर्यवंशी बताता है, ठीक है। इसके अलावा ये चौहानों को इक्ष्वाकु कुल का बताता है, या फिर ये चौहानों को कुश के यानी कुश के वंशज बताता है, ठीक है। यानी इक्ष्वाकु का मतलब यानी जो राम के वंशज हैं, यानी राम के वंशज में इक्ष्वाकु जो कि एक महान राजा हुए थे राम से पहले, इस कारण हम राम को भी कहते हैं कि ये इक्ष्वाकु कुल के हैं। इसी कारण कहते हैं कि हम इस इक्ष्वाकु कुल के ही आगे वंशज हैं, कौन, चौहान। ये विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है, उसमें ये जानकारी में मिलती है, यानी चौहानों को इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है, और राम भी आप सभी जानते हैं इक्ष्वाकु कुल के हैं। इसके अलावा कुश के वंशज यानी राम के पुत्र थे कुश, और उनके वंशज मानते हैं चौहान खुद को। किस अभिलेख में, विग्रहराज चतुर्थ के जो अभिलेख में, जो कहाँ पे है, अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके अलावा इनको मालव बताया गया है, यानी इस अभिलेख में कहा गया है कि जो चौहान है उनका आदि पुरुष है वो कोई मालव जाति से संबंधित रहा होगा, ठीक है। तो ये जानकारियाँ कुछ मिलती हैं। तो आज हमने ये बातें की, और कल हम चौहान जो राजवंश पढ़ेंगे उसमें हम चौहानों के जितने भी राजा हुए हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी गलती हो जाती है और कोई उच्चारण में गलती हो जाती है तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप सजेशन कीजिएगा कि क्या क्या सुधार है वो मेरी तरफ से किए जाए और किए जाए, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।